सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक साल बाद आला सतह पर राब्ता बहाल हुए। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक खान ने काबुल का दौरा किया, जहां उन्होंने अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी और सिफारती ताल्लुकात पर बातचीत के साथ तिजारत, राहदारी और अवामी उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। इसी के साथ मोहम्मद सादिक ने कलअदम TTP के खुफिया ठिकानों की तफसीलात भी अफगान हुकाम के सामने रखी और इंतहाई मतरूब दहशतगर्द कमांडर्स की हवालगी का मुतालबा भी इस हवाले से सामने आया है। इस सिचुएशन पर बात करते हैं, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। किस जानिब ये जो निकली है इसका आउटकम निकलेगा, नतीजा खेज़ होंगी, किस हद तक हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ गेस्ट का। हमारे साथ एहतशामुल हक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ाहिर शाह शराजी साहब, और इसके साथ साथ ताहिर खान साहब, अफ़गान उमूर पर इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। उन्होंने भी अपना तज्ज़िया पेश करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। आप तमाम गेस्ट का बेहद शुक्रिया। ताहिर खान साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो मुलाकात हुई है एक ऐसे सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि बड़े क्रिटिकल किस्म के ताल्लुकात चल रहे हैं, किस हद तक देख रहे हैं आप कि इसका आउटकम पॉजिटिव निकलेगा? आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने की। मेरी नज़र में जो मुलाकातें हुई है पाकिस्तानी वफ़द की, वज़ीर दाखिला से हुई थी पहले दिन, फिर वज़ीर ख़ारिजा से हुई है, वज़ीर तिजारत से हुई है और नायब वज़ीर आज़म से हुई है। जितने भी मुलाकातें हुई उसके बाद जो बल्कि ताजरों से 2 मुलाकातें हुई हैं, और आज आने से पहले यानी 25 दिसंबर को वहाँ सफारतकारों से भी मिले हैं पाकिस्तानी खुसूसी नुमाइंदा। जो वज़ीरों से मुलाकातें हैं और ताजरों से, उसके बाद जो बयानात आए हैं तो उसमें अफ़गान वज़रा ने ख़ुद एक इत्मीनान का इजहार किया है कि जो मुलाकातों में उनसे वादे किए गए हैं, और ताजरों के जो वहाँ नुमाइंदा है उनसे मेरी ख़ुद बात हुई खानजान अल-कुज़ई से, जो मशहूर ताजिर है और वहाँ पर ताजिरों के जो तंजीम है उनके सरबराह भी है। वो भी बड़े खुश इसलिए थे कि पाकिस्तान ने उनको कई जो आइटम्स हैं अफ़गानिस्तान में उनकी जो इम्पोर्ट है उस पर ड्यूटी ख़त्म करने का इन्होंने वादा किया है। तो मेरी नज़र में मुलाकातों में दोनों जानिब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है यानी अच्छे एक आगाज़ भी हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, काफ़ी अरसे बाद राब्ते बहाल हुए हैं, और ये 3 दिन का दौरा था। हालांकि माजी में दौरे अगर बहुत भी ज़्यादा हुए तो 2 दिन के। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान से हर शोबे में ताल्लुकात को बढ़ाएं, और मेरी नज़र में पाकिस्तानी वफ़द का जाना एक मुस्बत मतलब है कि आगाज़ है दोबारा ताल्लुकात में, और मेरे ख्याल में बदएतमादी का बहुत इम्कान है कि ये ख़त्म भी हो जाए। राइट। एक चीज़ आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है कि इसमें जो ताजरों के साथ भी मुलाकात हुई है, तो जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें माशी तौर पर किस हद तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकता है? आप समझ रहे हैं कि तिजारती जो ट्रेडिंग टाइज़ हैं ये बेहतर हो सकती हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि तिजारत की हुजम में कमी आई है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के लिए ज़बरदस्त किस्म की मार्केट है, और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि अफ़गानिस्तान में 20 साल लड़ाई ख़त्म हुई है, तो अब जो मौक़े अफ़गानिस्तान में हैं, जो अफ़गानिस्तान के पास पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए बिलखुसूस अफ़गानिस्तान को ज़रूरत है कि बरामदात बढ़ाएँ। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क है, आप पेशावर से अगर सुबह रवाना हो जाए ट्रक किसी भी चीज़ों का, या अफगानाबाद से जो बड़ा शहर है वहाँ से अगर ट्रक सुबह 6 बजे निकलती है तो 9 बजे वो पेशावर में होगी। अब आप मुझे कौन सा ऐसा मुल्क बताएं कि जो इतने कम अरसे में एक दूसरे के ट्रक मालों वाले वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये मतलब है कि मार्केट एक दूसरे के लिए अच्छी है, और इसको तवज्जो देनी पड़ेगी। दूसरी बात, पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया पहुँचना है तो अफ़गानिस्तान ही एक वाहिद रास्ता है। दूसरा भी है लेकिन वो फिर चीन मतलब है कि चतराल से ताजिकिस्तान और फिर वो लंबा बढ़, और अफ़गानिस्तान के लिए भी जनूबी एशिया जाना पाकिस्तान ही वाहिद रास्ता। बाकी हमारे देखो ना काफ़ी सारे मंसूबे हैं। तापी प्रोजेक्ट जो है गैस का मंसूबा जो है, इसके अलावा जो कासा 1000 है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान बिजली आएगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एक दूसरे पे वो साबिक सदर कहा करता था ना कि पाकिस्तान को ज्वाइंट ट्विन है, यानी ये जुड़वा है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान कभी कभी इख्तिलाफ होगा, आपने सिक्योरिटी की बात की, कभी कभी मुश्किलात होंगे,
लेकिन तिजारत पे जब फोकस होगी, तिजारत का हुजम जब बढ़ेगा, लोगों का आना जाना होगा, ताजिरों का आना जाना होगा, तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ ये ख़ास बनने के लिए नहीं है, तिजारत से काफ़ी सारे लोगों की वाबस्तगी होती है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी सोच है कि इसी दौरे के दौरान ताजिरों से तफसीली 2 मुलाकातें हुई है। और जब मैंने आपसे कहा कि जब मैंने बात की वहाँ पे, तो वो मुतमईन थे कि इस दौरे में जो पाकिस्तानी वफ्द ने, सादिक साहब ने, दीगर लोगों ने उनको जो यकीन दहानी कराई है, वो इस पर मुतमईन है। और मुझे उम्मीद है कि जो तिजारत में कुछ मुश्किलात बिल्कुल थे, कुछ नाराज़गियाँ तालिबान हुकूमत की हमसे थी, लेकिन मेरे ख्याल में अब ताजिरों को इत्मीनान दिया गया है कि वो मुश्किलात हल हो जाएंगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया गया, लेकिन जो कोर इशू था ताहिर खान साहब, वो सिक्योरिटी का था। बहुत से कंसर्न्स पाए जा रहे थे, क्योंकि हमने माजी में देखा कि भारत की जो इन्वॉल्वमेंट रही है इस इशू को लेकर, भारत जिस तरह से अफगानिस्तान की सोइल यूज़ करते हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट जो भी हम मामला देखते रहे हैं, सिक्योरिटी के मामला ख़राब करता रहा लॉ एंड ऑर्डर। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है जी कि कोई भी भारत की इन्वॉल्वमेंट को आप कैसे देखते हैं? मफादात की खातिर किसी से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं। पाकिस्तान को उस पर कोई एतराज़ नहीं है, और मेरे ख्याल में होना भी नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को ज़रूर तशवीश माजी में भी थी और अब भी है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न भारत इस्तेमाल करे, न कोई और इस्तेमाल करे। और मेरे ख्याल में जो तशवीश होती है कि उस सिक्योरिटी पे कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका ने अगर अफ़गानिस्तान में वहाँ पे एक्शन लिया था 2001 में अक्टूबर में, जब ऑपरेशन शुरू किया था, तो अमेरिका तो अफ़गानिस्तान से बहुत दूर है, लेकिन उनको सिक्योरिटी, उनके खदशात थे, तो उन्होंने हमला किया अफ़गानिस्तान पे तालिबान की पुरानी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो सिक्योरिटी का जो मसला है वो हर मुल्क के लिए सुप्रीम होता है, और मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान को भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो खदशात है, जिन्होंने खदशात है, उनको जब तक एड्रेस नहीं किया जाता, ख्वाह वो भारत का रोल हो अफ़गानिस्तान में या किसी और का हो, तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी के मसले हल हो और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, तो फिर दीगर चीज़ों की तरफ फिर आपका फोकस होगा, आपकी तवज्जो होगी, और उसमें बेहतरी उसमें बेहतरी आ सकती है। ठीक। अब हम ताहिर साहब आप साथ रहिए, एहतशाम साहब की जानिब चलते हैं। एहतशाम साहब, ये इस विज़िट को आप, इसकी सिग्निफिकेंस क्या देख रहे हैं? कैसे सिचुएशन में जहाँ हम देख रहे हैं कि बड़ी सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे कंसर्न्स हैं पाकिस्तानी हुकाम को, और अब क्या इसका आउटकम आप बेहतर देख रहे हैं कि कुछ नतीजा बेहतर निकलेगा, ताल्लुकात बेहतरी की जानिब जाएंगे, बर्फ़ पिघलेगी? देखिए, हम ना इस हवाले से 4 चीज़ें बहुत अहम हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उसमें ख़बर है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ और पहले क्या होता रहा। देखिए, 3 साल से अबूरी हुकूमत कायम है वहाँ पे, और 3 साल से मुसलसल पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही, उसके वो दूर नहीं किए जा रहे। आपको याद है PDMT गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त भी थे, ख्वाजा आसिफ, गए थे, बड़ा एक डेलीगेशन लेके उनको बताया गया था कि आपके यहाँ से दहशतगर्दी होती है, आप रुकवा नहीं रहे। तो उस वक्त भी कहा गया और सुना गया कि आज भी यही बात दोहराते हैं कि जी देखें, ये बात यह है कि यहाँ पे जो लोग आप कहते हैं मौजूद है, हमें पता है यहाँ पे लोग हैं, लेकिन यह है कि अगर हम बहुत सख्ती करेंगे तो हमारा डर है कि ये लोग फिर जाके अलकायदा और दाइश के साथ मिलेंगे और हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगे। तो पाकिस्तान उनको कह रहा है कि देखें, ये 3 से 3.5 हज़ार लोग हैं, ये जो बैठे हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, ख़ास तौर पे उन्नर और नूरस्तान में और कुछ कंधार में बैठे हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है, आप समझते हैं कि ये ताल्लुकात को ख़राबी का सबब बनता है, तो उसको दूर किया जाए। तो ये बात आज फिर ये दोहराई गई और बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया। 12 जो 13 लोग मारे गए, तो उसका जवाब तो पाकिस्तान ने दे दिया, उसकी डिटेल में नहीं हम जाएंगे, लेकिन 4 अहम डेवलपमेंट्स हैं। हम ना देखें, ये मोहम्मद सादिक साहब ये पहले भी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उस वक्त कुछ डेवलपमेंट अच्छी हुई थी, उसके बाद वो चले गए, फिर उसके बाद आसिफ दुरानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बने थे, फिर एक अरसे, क्योंकि उस वक्त आसिफ दुरानी के ज़माने में अफ़गानिस्तान कोई एक्शन नहीं ले रहा था, तो मामला रुक गया। अब नए सिरे से, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि मामलात को बेहतर हों, तो मोहम्मद साहब जो बड़े मशहूर भी हैं, जाने भी जाते हैं, अफ़गान सफ़ीर भी रहे, तो उनको इस काम पे लगाया गया। अब 4 चीज़ें हम ना बहुत अहम है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो बात है, उनको बताया गया, जो वो बार बार कहते थे कि जी आना जाना फ्री करें, उनको कह दिया कि जी ये 1 डॉक्यूमेंट रजीम, दिस विल नेवर बी चेंज नाउ। और ये कि बग़ैर पासपोर्ट के कोई अफ़गानी जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं आएगा, ये ज़हन में रख लें, क्योंकि इससे बड़े मामलात ख़राब होते हैं। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है पाक अफ़गान, इसको आप माने, डोरन लाइन को भूलें जो बार बार आप कहते हैं। दूसरी बात आमना उनको कही गई कि इलीगल फॉरेनर रिपेट्रिएशन जो प्लान जो पाकिस्तान ने बनाया, उसके तहत जितने भी इलीगल
अफ़गानी उनको जाना होगा। 8 लाख लोगों को भेज दिया गया, कुछ और भी हैं, साथ साथ 25 लाख और लोग जो हैं जिनके पास सिटीजनशिप कार्ड भी अफ़गान का है और साथ साथ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी है, वो 14 लाख लोग हैं। उन्हें कह रहे हैं उनकी लिस्टें बननी है, उनको भी हम वापस भेजेंगे, किसी सूरत में उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तीसरी बात आमना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से ताहिर साहब ने भी बात की। देखें इसमें जो डेवलपमेंट अच्छी हुई है ना आमना, वो ये हुई है कि जो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ और उनको बड़ी तकलीफ़ है या नुकसान है। $7 बिलियन की जो है ना वो ये ट्रेड होती थी दोनों मुल्कों के दरमियान। वो किस तरह होती थी कि $7 बिलियन का सामान पाकिस्तान से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफ़गानिस्तान जाता था। 1 बिलियन 1.5 बिलियन वहाँ सामान जाता था, बाकी 6.5 बिलियन जो है ना और तकरीबन इतना ही वो वापस पाकिस्तान आ जाता और पाकिस्तान के बाड़ों में बिकता था, कराची में, लाहौर में, KP में, मुख्तलिफ जगह। पाकिस्तान ने उस पर पाबंदी लगा दी क्योंकि हमारी इकॉनमी को नुकसान होता है $6 बिलियन का, उसको ख़त्म किया गया। फिर एक ये उनको बताया गया कि जी जो एक फेवर की गई है, जिसके बारे में ताहिर साहब ने भी बात की है कि अफ़गान का जो वो पेरिशेबल आइटम है ना, वहाँ से सामान आता है, ट्रक आते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर गलत फायरिंग के ज़रिए फिर मामला रुकते हैं, बॉर्डर सील किया जाता है, तो उनको नुकसान होता है। इसके लिए कहा गया कि जी आप मैकेनिज्म में इवॉल्व कर लें, अपने तौर पर चीज़ें तय कर लें और ये आप ज़हन में रखेंगे जो इलीगल आएंगे उनको नहीं जाने देंगे। बहरहाल पाकिस्तान ने कहा कि बैठ पे इस पर मसले का हल करते हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि ईरान के चाबार के रास्ते से हम जाते हैं तो बड़ा मुश्किल पड़ता है, हमें पाकिस्तान से हमें रास्ता आसान मिलता है तो हमें यहाँ से आने की जारी है। बड़ी बात है हमने जो तजिया ये है और ख़बर ये है इस ब्रेकिंग होगी है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जी अब डिप्टी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ये अब जाएंगे वहाँ पे कुछ दिनों के बाद। ये ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म की होगी है, मुलाकात हुई है, उसके बाद ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से वहाँ जाया जाएगा। ठीक है, आपकी जानिब बातें हैं ज़ाहिर शाह शराजी साहब। इसको अगर चाइना की लेंस से देखा जाए, चाइनीज़ हमने देखा है उनकी जानिब से बड़े कंसर्न्स थे क्योंकि उनकी अपनी जो ट्रेडिंग टाइज़ हैं अफ़गानिस्तान के साथ वो बहुत बेहतर हो चुकी हुई हैं, तो उनका भी एक ट्रेडिंग पार्टनर है। तो उनके ये कंसर्न्स थे कि दोनों ममालिक के दरमियान ये जो मामलात हैं इसको सॉर्ट किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। इस सिलसिले में हमने देखा था कि लास्ट मंथ चाइनीज़ जो थे उन्होंने वहाँ जाके मुलाकातें भी की यहाँ से पाकिस्तान से विज़िट करने के बाद। आप समझते हैं कि ये एक प्रेशर भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट था इन चीज़ों को बैठ के हल किया जाए फौरी तौर पर? देखिए मेरे ख्याल में तमाम चीज़ों के बावजूद अगर ट्रेड की बात हम करते हैं, अगर अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बात करते हैं या म्यूचुअल प्रोजेक्ट्स की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वो अपनी जगह पे एक अहमियत है उनकी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कंसर्न है वो है क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, जो कि पाकिस्तानी हुकूमत बारहा काबुल को आगाह कर चुकी है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल शायद इस वक्त काबुल हुकूमत का होगा, क्योंकि हम जब समझते रहे कि अफगानिस्तान के अंदर एक फ्रेंडली काबुल हुकूमत आएगी अफगान तालिबान की शक्ल में, तो शायद पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर सेफ रहेगा। लेकिन हमने देखा कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा हुई, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी ज़्यादा हुए, पाकिस्तानी जो बंदोबस्ती इलाके हैं उनके अंदर इंट्रूजन भी ज़्यादा हुई, और उसमें दो वजूहत बिल्कुल विजिबल है। चाइनीज़ कंसर्न CPEC के हवाले से भी, और बल्कि चाइना ने तो डायरेक्टली काबुल हुकूमत से डिमांड भी की है कि जो युगर मिलिटेंट्स हैं या जो हम कह सकते हैं TIP तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के जो मिलिटेंट्स हैं 200 से 500 की तादाद है, वो उनको हैंड ओवर किया जाए। ये डायरेक्टली काबुल हुकूमत से मुतालबा भी किया गया है। दूसरा चाइनीज़ कंसर्न ऑब्वियसली है कि वो अफगानिस्तान को लार्जर CPEC जो BRI प्रोजेक्ट है उसके अंदर वो भी अगर शामिल करेंगे तो डेट्स द ओनली वे कि वो आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक जो है वो रसाई हासिल करेंगे, और ये 2 वे ट्रैफिक होगी। लेकिन मैं बार बार एक ही बात जो हम करते हैं वो है काबुल हुकूमत की कमिटमेंट जो दोहा एग्रीमेंट की थी कि उनकी जो सरजमीन है वो इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अगर आप देखें जो इस वक्त दहशतगर्द ग्रुप है, चाहे वो फितना अल खवारिज है या बैंड TTP है, इसके अलावा ISK के बहुत सारे दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद है, TIP के हैं, BLA के हैं, BNA के, और हमारे जो बॉर्डरिंग एरिया चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़म अजला है, उसके अंदर हमेशा हम देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला वहाँ से आता है। तो बिल्कुल बायलैटरल ट्रेड बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप कर नहीं सकते, ना अफगानिस्तान सर्वाइव कर सकता है, ना आपकी जो कमोडिटीज़ है उनको मार्केट जो है वो सेंट्रल एशियन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। लेकिन जो प्राइम कंसर्न है वो है ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया वहाँ पे पूरा बेसिस है अफगानिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज़ के अंदर, जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ, पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, ख़ासतौर पर जो कलअदम तहरीक तालिबान के स्ट्रक्चर्स हैं, ये बड़े अहम है। और इसमें काबुल हुकूमत को अब फैसला करना होगा कि आया वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, पाकिस्तान के साथ मिलकर
कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान का दुश्मन है अगर उसको आप अपने इलाके के अंदर किसी भी लिहाज से बना देते हैं, सेफ हेवन देते हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ होगा। और यही सबसे ज़्यादा कंसर्न का मसला है। और उसी वजह से मेरे ख्याल में बॉर्डर ट्रेड भी अफेक्ट होता है, बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस भी होते हैं। और एक आखिरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है जो ड्यूरेंट लाइन के साथ साथ चेक पोस्टों के ऊपर और जो काबुल हुकूमत के जो यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार हैं तालिबान के और पाकिस्तानी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, उनके दरमियान बसा औकात हम देखते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर क्लैशेस होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में एक वाहिद हल होगा। अगर आप एक लॉन्गर टर्म में बेहतर टाइज की तरफ जाएंगे तो आपने तमाम चीज़ों को हल करना होगा। आपने ट्रेड मामला भी देखने होंगे, डेली का ट्रेड भी देखना होगा, फिर जो दोनों ट्राइब्स अक्रॉस द बॉर्डर रह रहे हैं उनके आपस जो सोशल कल्चरल इंटरेक्शंस हैं आपने उनको भी देखना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगेन, अगर सिक्योरिटी का मामला रहता है और लाइन ऑर्डर के मसाइल पाकिस्तान के लिए मजीद गंभीर होते हैं, जैसे कि मोहम्मद सादिक साहब क्योंकि काफ़ी अर्सा अफगानिस्तान के अंदर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट काम भी किए। जब मैं अफगानिस्तान में था तो बल्ख यूनिवर्सिटी हो गई, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के काम थे जो कि पाकिस्तानी हुकूमत करती रही है। तो तालिबान को एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये सोचना होगा कि पाकिस्तान उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है और सेम इज द वे आप काबुल या अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए जो है मुफीद साबित होगा। चलें, थैंक यू सो मच ज़ाहिर शाह शराजी साहब और ताहिर खान साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एहतशाम साहब हमारे साथ ही रहेंगे। अगली स्टोरी के लिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पॉलिटिकल एरिना में क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग को लेकर बहुत से डिस्कशन और बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। अब एक इजलास हुआ गवर्नर हाउस में। इस इजलास में खैर सगाली कमेटी के क़याम का ऐलान किया गया। इजलास में मुआहदे पर अमल दरामद के TORs भी तय किए गए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जनवरी के पहले हफ्ते तक वक्त मांग लिए। खबरों के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी को पंजाब से मुतालिक जो उनके रिजर्वेशंस हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको अब एड्रेस करने के लिए यकीन दहानी करवा दी है कि उनको अब देखा जाएगा। अब इस इजलास से बेसिकली क्या जो कहा जा रहा है कि मुआहिदा भी कुछ हुआ है, इसके जो TORs हैं वो भी कुछ तय पाए हैं, इससे क्या मामला बेहतर होंगे या ये आगे जाके भी ये मामला ऐसे रहेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है रहीम यार खान और मुल्तान की जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों की सरबराही है वो पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। इसके अलावा ज़िलाई सतह पर मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी जाएगी। क्या ये सफिशेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? क्या यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबात डिमांड्स हैं? एहतशाम साहब, ये हम ना देखें, ये तीसरी कमेटी बनाई गई है। आप देखें इससे पहले भी जब भी बात होती है एक बाकायदा रिटर्न माहदा भी हुआ, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी बार बार यही कहती है। और जो उनकी मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं इंडिविजुअली भी, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह से और बाकी लोगों से, उसमें कहते हैं कि जी आप वादों पे अमल नहीं कर रहे, तो फिर इस समय आपके साथ इत्तेहाद में रहने का कोई फ़ैसला नहीं, बेहतरी कोई नहीं आई, कोलेशन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। देखिए हम ना जो फौरी वजह बनी है जिससे इख्तलाफ पैदा हो रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, वो ये है कि जो गवर्नर सलीम हैदर साहब हैं ना पंजाब के, जो पीपल्स पार्टी के, वो जिस तरह के आए दिन मुख्तलिफ बयानात देते हैं बीबी अपना मरीम नवाज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़, ये एक तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं। और ये शिकायत की गई है और मरीम नवाज़ कहती हैं कि जी आप तो जब आपका दिल चाहता है आप हमारे तादी बन जाते हैं और जब आपका दिल चाहता है आप हमारी ओपोजिशन शुरू कर देते हैं और फिर आप हमें कहते हैं कि जी पॉलिटिकल स्पेस भी दें, हमारी बातें भी मानी जाएं। अब देखें इसमें जो सामने आई हैं बातें उसमें इख्तलाफात हैं। जरदारी साहब किसी और तरह सोचते हैं, बिलावल भुट्टो किसी और तरह सोचते हैं। बिलावल भुट्टो कहा जाता है बहुत डेस्परेट है। सर माजी के दुश्मन भी रहे ना पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून, ये तो अभी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि साथ है, लेकिन अगेन वहाँ पे देखने हल्का वो हमने जो दुश्मन, हाँ वो माजी की जो 90s वाली दहाई की जो दुश्मनी थी ना, जिसको पैथोलॉजिकल हेट्रेड कहते थे, वो तो 2006 के मिसाखे जमहूरियत जो लंदन में हुआ था उसमें बड़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा मुख्तलिफ हुकूमतों में सारे बैठे रहे, बैठ के चलाते भी रहे, PDM 1 PDM 2 भी देख लें। अब फौरी तौर पर जो 2-3 इशूज़ हैं जिसका आपने भी जिक्र किया, एक तो उनको बड़ा हुआ है कि जी हमें पॉलिटिकल स्पेस अगर यहाँ पे नहीं मिलती, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में, तो फिर अब ये जो कहा जा रहा है कि 2027 के बाद जो तवक्को कर रही है पीपल्स पार्टी, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी, कि वो नेक्स्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो उनकी बड़ा मुश्किल है। ठीक है 2/3 मेजॉरिटी तो उनकी सिंध में है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि वो जनाब पूरे पाकिस्तान के लिए वो काफ़ी, और ज़्यादा यहाँ पर उनको सीटें चाहिए। और फिर इत्तलात यही है कि वो 25 से 30 सीटों पर इसरार उनका है कि जब भी कोई नया इलेक्शन होता है तो आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें। अब शहबाज साहब तो आमना एश्योरेंसेस दे देते हैं और मामले को आगे चलाने के लिए,
कुछ लोग कहते हैं डंक टपाने के लिए वो दे देते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं मानते। असल फैसले तो आपने देखा उन्होंने ही करने। वो कहते हैं जी 25-30 सीटें हम आपको अगर MPS की दे देंगे तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा। दूसरी तरफ उनका है कि जी उनकी बात नहीं मानी जा, वो कहते हैं जी अगर हम अच्छा सेंटर में बैठने का भी तो एक था ना कि आप विफाक में बैठे, आप यहाँ की भी कुछ जिम्मेदारी, क्योंकि ज़ाहिर सारी जो जितना भी इस वक्त मसाइल हैं उनका बोझ तो PMLN के सर पे आ रहा है इस वक्त। तो इस हवाले से कुछ कंसेंसस आपको लगता है कि डेवलप हुआ है, ये कंसीडर करेंगे? क्योंकि आईनी ओहदे तो इस वक्त पीपल्स पार्टी ने लिए हुए हैं। देखिए वो तो जिस सियासी चाल से उन्होंने ओहदे ले लिए हम ना, वो तो मज़े कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ नहीं आ रहे। उनका ये ख्याल है कि जी ये जो बैकलैश है, जो फ़र्ज़ करें महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, हम अगर बाकायदा इसके इत्तेहादी बन जाते हैं गवर्नमेंट के तो शायद हाँ फिर हमारे लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन दूसरी तरफ उनका मसला ये है कि ओपोजिशन की तरफ जा भी नहीं सकते। जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त तो पीपल्स पार्टी ने भी कहा था कि जी आए PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं। उस वक्त उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया था कि आपसे तो बात ही नहीं करनी, नून और अपना पीपल्स पार्टी चोर हैं, डाकू हैं, आपसे तो हाथ नहीं मिलाया जा सकता। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो इसरार इस वक्त है ना, एक तो वो कहते हैं जी फंड आप जितने MPS को नून वालों को देते हमें दें, दूसरा ये जुडिशल ऑफिसर हमें मुकर्रर करने दें, और फिर साथ साथ पोस्टिंग ट्रांसफ़र के साथ साथ वो ये भी कहा जा रहा है कि जी आपने बहुत पटवारी अपने भर्ती किया, हमारे भी भर्ती कर दें, ताकि हम आइंदा जब हमें हुकूमत बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो लोग हमें वोट करेंगे। इसी तरह करेंगे कि हम लोगों के लिए पंजाब में कुछ डिलीवर करेंगे। लेकिन हम ना एज वी स्पीक, वैसे ये आपका अपना तज़किया है, ये जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये जायज़ हैं, आप समझते हैं? देखिए हम ना नहीं जायज़ नहीं है तफ्ता। देखिए ना आप यहाँ तो हिस्सा बन जाए, बाकायदा तौर पे एस्कुलेशन का हिस्सा बन जाए, फिर तो बात भी समझ आती है। अभी कई हवालों से तो जिसको कहते हैं पीपल्स पार्टी ऊपर से आती है, वो एहसान कर रही होती है कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं, अगर हम पीछे हट जाएंगे तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी। यही आप देख लें धमकी MQM वाले देते हैं, लेकिन MQM वालों को कुछ दे दिया जाता है, उनकी कुछ बातें मान ली जाती हैं तो वो बात ठंडी हो जाती है। सिवाय इसके कि वो लोकल गवर्नमेंट वाला इशू वहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा सिंध में, बाकी जगहों पे ठीक है। तो यहाँ पे हुकूमत जो है ना वो इनको कह रही कि जी आ जाए, बैठ जाएं, बाकायदा आप वजारतें लें, ताकि फिर जिसको आप फार्मूला अब शेयरिंग की आप बात कर रहे हैं तो आप आके एक और चीज़ है एहतशाम साहब, लेकिन हुकूमत कहती तो है जैसे पीपल्स पार्टी एक प्रेशर डेवलप करती है। आए रोज़ हम सुनते हैं कि जी हमारे रिजर्वेशंस नहीं सुने जा रहे। बिलावल भुट्टो साहब को जब मौका मिलता है वो किसी तकरीब में हो वो बयान दाग देते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे थे, उन्होंने फिर यही बात की है कि जो इस्लामाबाद में जो बैठे बाबू हैं, जो बाबे हैं, उनको क्या पता है इंटरनेट का, उनको क्या पता है ये जो मामलात हैं। तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनेट को भी इसको बेहतर बनाने के लिए भी कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है हुकूमत के सामने। सो बेसिकली पीपल्स पार्टी ने जब अपनी बात मनवानी हो तो वो एक प्रेशर बिल्ड करती है। PMLN क्यों उस तरह से पीपल्स पार्टी को सेंट्रल में आने के लिए प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाती? देखिए हम ना इस वक्त जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की वो रिसीविंग एंड पे है। अब ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब सियासतदान नहीं है, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो सियासी तौर पे लेन देन नहीं कर सकते। इस काम के लिए नवाज शरीफ साहब बड़े बेहतर हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस बात पे आते नहीं हैं। उन्हें पता है कि मेरी बेटी की हुकूमत है। वो कहा जा रहा है कि वो तैयार तो बेटी को कर रहे हैं कि अगला भी इलेक्शन हो, जब भी हो वो बेटी प्राइम मिनिस्टर बने। और घर में भी इख्तलाफात तो पार्टी के अपना फैमिली में हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का कहा जा रहा है कि किसी स्टेज पे वो साइड लाइन होंगे, मरियम नवाज़ आएंगी, हमजा को पहले ही साइड लाइन कर दिया गया। पिछले दिनों खबर थी कि एक बड़ी स्पेशल पॉलिटिकल असाइनमेंट उनको सेंटर में दी जा रही है, फिर कोई इख्तलाफात पैदा हुए, वो नहीं हुई। तो देखें इस वक्त दबाव तो बड़ा शदीद है। PMLN ज़रूर उनको कहती है, लेकिन PMLN को ये भी पता है कि आज अगर पीपल्स पार्टी सीधी हो जाती है और फिर हमारी हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है, जो भी आप कहें कि जो पिंडी का दबाव है वो तो दोनों तरफ है, वो तो किसी सूरत में भी पीपल्स पार्टी को पीछे हट नहीं देंगे। लेकिन बात है सारे मफादात की। अब यही बात है कि जो पानियों का मसला बना हुआ है आजकल, जिस तरह वो कहा जा रहा है कि 30,000 एकड़ जो है ना वो SIFC डेवलप करके बहुत डॉलर्स आ सकते हैं इसमें, सऊदी अरब इसमें इंटरेस्टेड है, चाइना है, वहाँ पे नहीं आ रहे। कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी माल मांगा जा रहा है। तो कहा, और कहने वाले लोग कहते हैं कि शायद उधर पैसा दे दिया जाएगा तो ये पानी का मसला भी हल कर दिया जाएगा वहाँ पे, जो बार बार किया जाता है। तो मेरा ख्याल है असल बात है हम ना गिव एंड टेक पे इन्होंने हमेशा मौजे किए हैं, लेकिन आज ये एक प्रॉब्लम में है। जी हाँ, PMLN चाहती है कि वो शामिल हो जाए, वो शामिल होने के तैयार नहीं है। वो कहते हैं पहले हमारे मुतालबात माने। ठीक है, अब आने वाले दिनों में ये जो पंजाब में कह रहे हैं जी, मुस्लिम लीग नून ने यकीन दहानी ये भी करवाई है कि वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर होंगे गवर्नर पंजाब के, इस पर भी एफर्ट पुट इन की जाएगी गवर्नर पंजाब के CM पंजाब के साथ। आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में होता हुआ?
मुझे एक बात का पता है कि खबर के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि बड़ी सरजनिश की गई है उनको, गवर्नर पंजाब को इस्लामाबाद में बुला के उनको बताया गया है कि जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं ठीक नहीं है। किन की तरफ से की गई है मेरा ख्याल है मैं आप पे छोड़ देता हूँ, लोगों पे छोड़ देता हूँ। और ये एक जिसको कहते हैं वर्किंग रिलेशनशिप बनाने में ख़राबी का सबब बन रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो फ्री एजेंट नहीं है। सरदार सलीम साहब एक कॉमनर से लोग हैं, आदमी हैं, आप देख लें कि बहुत बड़े लीडर भी नहीं थे, उनको बनाया गया और बड़ा इसकी तारीफ़ की गई पीपल्स पार्टी की कि देखें एक आम कारकुन को भी इतने बड़े ओहदे पे बिठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह बयान दिए गए, कहा जा रहा है कि इसके पीछे वो खुद नहीं बयान दे सकते जब तक जरदारी साहब ना कहें, बिलावल ना कहे, उनकी लीडरशिप ना कहे। अब कहा जा रहा है कि उनको मना किया गया कि ये बयानबाजी करने से हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टियों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होते हैं। इसी वजह से एक नई कमेटी बनाई गई है कि तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे के दूर किए जाएँ। लेकिन आमना हकीकत वाली बात यह है कि इसको ड्रैग करेगी PMLN इनके इतने भरपूर मुतालबात को नहीं मान सकती। ख़ास तौर पे एक बड़ी पॉलिटिकल स्पेस पंजाब में जो मान रहे हैं अपने फ्यूचर अहदाफ हासिल करने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर अगर बनाना है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, तो वो वहाँ पे मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन ये दोनों काम करेंगे, ज़ाहिर है दोनों पे भी दबाव है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि कॉमन एनिमी इनका जो है सियासी तौर पे PTI है। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो मामला उधर ख़राबी की तरफ चला जाएगा। लेकिन यह है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कुछ पीपल्स पार्टी इनसे लेती रहेगी। अगले मरहले में कहा जा रहा है कि शायद जुडिशल ऑफिसर जो है ना वो इनके लगा दिए जाएँ तो किसी हद तक, और या फंड नून के MPs के मुकाबले में दे दिए जाएंगे तो इनकी किसी हद तक तसल्ली हो जाएगी। जी राइट। अच्छा, एक और चीज़ जाते जाते शाम साहब इस हवाले से भी ज़रा बता दें, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि डायलॉग्स PTI के साथ भी हो रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी अगर देखा जाए वो किस हद तक मामलात को बेहतर बना सकती है इन डायलॉग्स को, इसकी कामयाबी में अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी क्रेडिट ले सकती है, ये पोटेंशियल है। लेकिन आमना सूरत हाल यहाँ पे यह है कि बिलावल भुट्टो हो, जरदारी साहब हो, वो थोड़ा सा इस बात पे उनको बड़ा कंसर्न होता है कि जब वो फैसिलिटेट कराना चाहें इस बातचीत को, अगरचे उनके नुमाइंदे इसमें बैठे हुए हैं, आप देख लें जो अब कमेटी बनाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जिस अंदाज से आमतौर पे कहा जाता है कि जिस जरदारी साहब बीच में पड़ जाए तो बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। लेकिन वहाँ से बयानबाजी जब शुरू होती है, ट्विटर हैंडल गलत खबरें देना शुरू करता है और कहा नाम किसी का और का लगा के फिर वही कि जी आप लूटर हैं, प्लंडर हैं, तो वो इससे घबराते हैं। जरदारी साहब को बड़ा रोल प्ले करने की तैयार नहीं, लेकिन बहरहाल शायद उनका भी डेफिनेटली ये सियासी तौर पे आमना ये फ़ायदा तो इन्हीं का भी है और वो नहीं चाहेंगे कि सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो जाए कि मामला हाथ से निकल जाए फिर और किसी के हाथ में चला जाए। लेकिन जो बड़ा रोल प्ले करने वाली बात है इसमें तो ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि PTI इतने ज़्यादा कोई इंथुजियास्टिक नहीं है। PTI तो यही कहती रही है कि जी हम बातचीत पिंडी वालों से करेंगे। अब देख लें वो पीछे हट गए हैं और बातचीत इनके साथ हो रही है। अच्छी बात हुई है कि पहली मीटिंग के बाद बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो रही। वो जो SOP तय किया गया था कि जी आप अपने ट्विटर हैंडल को, अपनी मीडिया टीम को बताएं कि खबरें जो यहाँ से हम भेजेंगे वही चलनी चाहिए। फिर भी इसके बावजूद भी आपने देखा कि मुलाकात के बाद असद कैसर ने भी बात की अपने तौर पे, अपने उमर अयूब ने भी की, लेकिन बहरहाल ऐसी बात उन्होंने नहीं की जिससे हम कहें कि जी ये मामला अगली जो 2 जनवरी की मीटिंग होगी उस पर कोई असरअंदाज होगा। आमतौर पर यही कहा जा रहा है कि जी कुछ गिव एंड टेक हो सकता है, लेकिन जो बड़ी आमना डिमांड है ना रहाई वाली वो नहीं होंगी। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता देता हूँ, ये एक तय हो चुका है कि 9 मई का जब फैसला नहीं होगा इससे पीछे नहीं हटा जाएगा, इस पे जिम्मेदारी जो है ना नहीं ली जाएगी, डिस्टेंस नहीं किया जाएगा, मामला ठीक नहीं होंगे। अतः वो यही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि डिस्टेंस करना होगा, इससे इस तरह से मामला जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने खबरें दी और साथ ही साथ तज्जिया पेश किया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ सब मेरीन इंटरनेट नेटवर्क केबल को 3 SMW कनेक्ट कर दिया है, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मुल्क भर में जो इंटरनेट की स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए 2 अफ्रीका केबल की फ़िज़िकल कनेक्टिविटी हो रही है। PTA ने कहा है कि मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए 2 अफ्रीका केबल की फ़िज़िकल कनेक्टिविटी की जा रही है, जो 2025 से एक्टिव हो जाएगी। 2 अफ्रीका केबल यूरोप, अफ्रीका, एशिया के 46 केबल लैंडिंग स्टेशंस को कनेक्ट करता है। केबल का ये प्रोजेक्ट फेसबुक मेटा की तरफ से लगाया जा रहा है, जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी है। इस तरह 2025 में सार्फिन तेज़ तरीन इंटरनेट से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ IT एक्सपर्ट कंवल मसरूर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत वक्त देने के लिए। कंवल साहब, ये बताइएगा ये किस हद तक पाकिस्तान के लिए बेहतर खबर साबित होगी, इस प्रोजेक्ट से किस हद तक फ़ायदा उठाया जा सकता है, और साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी की हम बात करें, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कनेक्टिविटी है, वो कैसे बेहतर होगी इससे?
वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान में सबको पता है कि जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। 45% से ज़्यादा हमारी ग्रोथ रेट है और नवंबर 2024 तक हमारे पास 143 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं इंटरनेट के, और उसमें 139 मिलियन यूजर्स जो हैं वो सिर्फ 4G और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी के हैं। तो हमारा जो ग्रोथ है इंटरनेट सार्फिन का वो जिस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह हमारी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये फायरवॉल का इशू हुआ था उसके बाद से स्पीड को सबके मसले मसाइल आ रहे थे। और हम एज अ पाकिस्तान क्योंकि IT ओरिएंटेड इकॉनमी है और टेक्नोलॉजी पे हम काम करते हैं, तो इसलिए हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि हमारा इंटरनेट जो है वो उसकी स्पीड मुनासिब होनी चाहिए। इसीलिए फ्रीलांसर्स की भी इंडस्ट्रीज़ है और IT इंडस्ट्री भी है, तो इसलिए हमें ज़रूरत थी कि हमें इंटरनेट का जो है और भी मौके फराहम किए जाए, क्योंकि इसकी जो बैंडविड्थ है वो हमें फिर मज़ीद ज़रूरत भी होती है। अच्छा, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि फायरवॉल की तनसीब के हवाले से बहुत सी बातें थीं कि जी उसकी वजह से इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो मुतासर हुई है। तो आप समझते हैं कि ये जो जब ये वाला प्रोजेक्ट जब पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाएगा, जब ये एक्टिव हो जाएगा, तो फिर वो मामला जो है कनेक्टिविटी वाले वो फायरवॉल से कनेक्टेड नहीं है, फिर तो ये एक जो इम्प्रेशन है ये ज़ाहिर हो जाएगा। के लिए जी, हर मुल्क के लिए जो हमारा जिस तरह लोगों का इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है, उसी तरह यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और इसको मॉनिटर करना और इसको देखते रहना कि कौन किस तरह इस्तेमाल करे। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो ये चैलेंजेस हमें होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इंटरनेट पे एटलीस्ट जो है वो कंट्रोल किया जाए। हमारे पास इशू ये था कि जो बैंडविड्थ कैपेसिटी है ना वो कम थी, क्योंकि सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेट यूजेज बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल की निस्बत 45% ग्रोथ आई है इंटरनेट यूजर्स की, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिस तरह IT कंपनीज खुल रही हैं, जिस तरह फ्रीलांसर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारे लिए ये और ज़रूरी है कि ये इंटरनेट हमारा बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाए। इनकी जो हमें स्पीड कमिट हो रही है वो तकरीबन 1 टेराबाइट की स्पीड जो है पाइपलाइन हमारी लग रही है, तो इसकी वजह से काफ़ी हमें जो है वो एक रूम मिल जाएगा कि हमारी इंटरनेट स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप बात करें कि इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा किरदार है, हम जो देख रहे हैं एग्जैक्टली, तो ये एक अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं, एस्टिमेट करें इस वक्त पर डे कितना नुकसान हो रहा है इस कनेक्टिविटी के इशू से, क्योंकि अगर ये बड़ी खुशाइंद खबर है, अगर ये मामला शुरू हो जाता है, ये प्रोजेक्ट 2025 से एक्टिव हो जाता है, तो इससे पाकिस्तान को किस हद तक फ़ायदा होगा? देखिए, मैं एग्जैक्ट मेरे पास वो तो नहीं है, नंबर तो नहीं है कि कितना हमें लॉस हो रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ ये देखें कि एक फ्रीलांसर या एक वेब डेवलपर जो एक IT कंपनी में बैठा है, जो काम वो 2 घंटे में कर सकता था, अब उसको 4 से 5 घंटे लग रहे हैं या 6 घंटे लग रहे हैं। डाउनलोडिंग के इशूज़ हैं या उसकी जो भी कनेक्टिविटी के इशूज़ आ रहे हैं, इवन फ्रीलांसर्स को भी ये काफ़ी सारे इशूज़ आ रहे हैं। प्रीवियसली जो VPNs यूज़ हुए हैं उसकी वजह से बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीलांसर्स के ब्लॉक हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये अगर हमारा इंटरनेट का मसला हल होता है तो ग्रोथ तो हमारी IT में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब नेक्स्ट आने वाला जो पैराडाइम है वो सारा AI इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के ऊपर है। Absolutely. तो ये हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनेट स्पीड जो है ना हमारी बेहतर की जाए। चलें, थैंक यू सो मच कंवल मसरूर साहब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम के आखिर में कुछ बात कर लेते हैं उस अजीम हस्ती की जिसके अज़्म यकीन, हार्डवर्क और दूरअंदेशी के बायस आज हम एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। आज मुल्क भर में बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, लेकिन खराज अकीदत पेश करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम बतौर कौम अपनी शख्सियत कायदे आज़म की तालीमात के मुताबिक ढाल लें। कायदे आज़म ने अपनी कौम को हमेशा इत्तेहाद से रहने, नज़्म ज़ब्त पैदा करने और कड़ी मेहनत करने का सबक दिया। वो चाहते थे कि उनकी कौम का बच्चा बच्चा काबिल, मेहनती और तालीम याफ्ता हो, लेकिन हमने उनकी हर ख्वाहिश, हर तालीम को पसे पुश डाल दिया। आज का पाकिस्तान कायदे आज़म के ख्वाबों की ताबीर बन सका है या नहीं, ये सवाल हम आपके हवाले किए जाते हैं। खुद सोचें और अपना एहतसाब खुद करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।